नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में आज 40% से अधिक आबादी युवाओं की है और युवाओं के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है पारंपरिक जीवन मूल्यों को बनाए रखते हुए भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने की। युवाओं के सामने, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और शहरी क्षेत्र के युवाओं के सामने किस तरह का परिदृश्य है आज भारत को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए, इस बारे में हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के भोपाल स्थित कार्यालय के जिला युवा समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शुक्ला के साथ। शुक्ला जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस बातचीत के सिलसिले की शुरुआत इसी रूप में करना चाहेंगे कि नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि नेहरू युवा केंद्र सबसे पहले 1972 में स्थापित हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी युवाओं के कार्यक्रम के लिए और इसके बाद वृहद विस्तार इसका हुआ सन 1987 में। तब उस समय युवाओं को ये देखा गया कि आने वाले समय में जब हमारा देश युवा होगा तो उस समय युवाओं के लिए एक नई योजना बननी चाहिए। उसके लिए सीधा सीधा ये सोचा गया कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो सिर्फ युवाओं के लिए कार्य करे। तो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 3 विंग बनाए गए, जिसमें एक एनएसएस, एक एनसीसी और एक तीसरा नेहरू युवा केंद्र संगठन। असल में हुआ ये कि पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो अनुशासन में जाना चाहते थे मिलिट्री सेवाओं में, उनके लिए तो एनसीसी हो गया था छात्रों के लिए। कुछ समाज सेवाओं के लिए जो हुए थे उनके लिए एनएसएस बनाया गया, राष्ट्रीय सेवा योजना। लेकिन जो युवा पढ़ लिख नहीं रहा था या जो पढ़ाई छोड़ देता था, उसके लिए कोई ऐसी संस्था नहीं थी अपने देश में जिसमें सरकारी तंत्र पे उनको समाज सेवा या राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया जाए। इसके लिए ये विचार करके उस समय संसदीय समिति ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में ये विचार किया गया कि नेहरू युवा केंद्र एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो उपक्रम हो और युवाओं, गैर छात्र युवाओं के लिए कार्य करे। जी, तो शुक्ला जी ये बताइए कि आज वर्तमान में एनवाईके का राष्ट्रीय संगठनात्मक ढांचा किस तरह का है और राज्य स्तर पर इसकी कितनी इकाइयाँ हैं? जी हाँ, देखिए पूरे देश के जितने प्रदेश हैं, एक तो सारी इकाइयाँ हैं। ढांचा इस तरह का है कि हमारे यहाँ जो हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ इसके बाद 3 उपाध्यक्ष होते हैं और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य होते हैं। साथ में फिर एक महानिदेशक, फिर निदेशक, फिर उप निदेशक और इसके बाद जोनल डायरेक्टर्स जो सारे स्टेट में होते हैं, मंडल निदेशक होते हैं। वर्तमान समय में हम कहें तो हमारे माननीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के जो मंत्री सर्बानंद जी सोनोवाल हैं, जो गुवाहाटी से हैं, असम से, और बड़े युवा हैं, और वो हमारे अध्यक्ष हैं। और बाकी संगठनात्मक ढांचा आपको बता ही दिया है। तो ऐसे हमारा ये संगठन कार्य करता है। अच्छा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों में एनवाईके की गतिविधियां अच्छे से संचालित? जी, मध्य प्रदेश में पूरे 50 जिलों में हमारे नेहरू युवा केंद्र संचालित हैं और अभी तक हमारे यहाँ करीब 40 जिला युवा समन्वयक वर्तमान समय में हैं। बाकी जो नए जिले बने हैं वो अभी रिक्त पदों पे। अच्छा, तो ये बताइए कि मुख्य रूप से एनवाईके की जो गतिविधियां होती है जिला स्तर पर, आपने बताया कि जिला समन्वयक होते हैं, उनके नेतृत्व में सारी गतिविधियां संचालित होती है। और ख़ास तौर पे जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको खास तौर पे नेतृत्व का कुशल नेतृत्व की क्षमता विकसित करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इन आयोजनों को लेकर गतिविधियाँ एनवाईके आयोजित करता रहा है। तो आप बताएं कि क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य रूप से आप साल भर किस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं युवाओं? देखिए, सबसे पहले तो जब हमारा बजट ईयर शुरू होता है तो जो हमारा एक्शन प्लान होता है तो उसमें हम जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक करते हैं जिसमें ये तय होता है कि साल भर हमें किन किन गतिविधियों में पार्ट करना है। उसमें बेसिक चीज़ हम आपको बताएं कि सबसे बड़ा कार्य जो नेहरू युवा केंद्र का है वो है युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। वो युवा जो कुछ नहीं करते या अपने आप को समाज से थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं कि हमारा रोल कहाँ है,
उस रोल को हम लोग फिक्स करने के लिए उनको प्रशिक्षण देते हैं और बाकायदे 15 दिन 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद वही युवा हमारे समाज में नेतृत्व करते हैं, अपने ज़िंदगी के लिए नेतृत्व करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उन्हीं युवाओं में हमारे पंच, सरपंच, जनपद में, और इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे पास जो 2 उदाहरण हैं, उन 2 उदाहरणों में विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं 2 युवा। एक शाजापुर जिले से थे और एक राजगढ़ जिले से थे। तो ऐसे युवा आगे चल के बहुत सारा काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको बताएं हम कि कर्नाटका की एक लड़की जो हमारे यहाँ छोटी सी वॉलंटियर थी, मुश्किल से 8वीं पढ़ी हुई काम करती थी, आज वो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी की CEO है और जिसकी सैलरी 10 लाख रुपये महीना है। तो नेहरू युवा केंद्र इस तरीके से नेतृत्व प्रशिक्षण का काम करता है। उसके साथ आपको बताएं हम फिर साल भर की जो हमारी गतिविधि होती है उसमें गांव-गांव जाकर हम युवाओं और महिलाओं का अलग अलग संगठन तैयार करते हैं, जिसमें 10 से 20 युवाओं का संगठन होता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक तरीके से एक संगठनात्मक प्रक्रिया से बनाते हैं उनको। फिर वही उन्हीं युवाओं को हम ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए प्रशिक्षित कराते हैं। वो मध्य प्रदेश शासन के या भारत सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, पल्स पोलियो है, एड्स अवेयरनेस है, परिवार नियोजन है, कैंसर से बचने का है, इस तरीके के उन युवाओं को प्रशिक्षण देके जागरूकता के लिए भी हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। इस तरह के हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। फिर अगले कार्यक्रम में हम जाएं तो जो हमारी लोक संस्कृति लगभग विलुप्त हो रही है, क्योंकि जब हमारे युवाओं का पलायन शहर की ओर चला जाता है तो जो गांव का युवा होता है वो इन सब चीज़ों में नहीं जुड़ता है। उनको जोड़ने के लिए हम लोक परंपराओं में लोक कला का, लोक गीतों का, लोक नृत्यों का, लोक गतिविधियों का, यहाँ तक कि लोक चित्रों का, आपने देखे भीत दीवाल में चित्र संझा और ये वो सब होता है, इन सब का हम प्रशिक्षण करवाते हैं। और उन युवाओं को समाज से मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए हम उनको जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रमों में रखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अक्सर जो खबरों में हम लोग NYK की गतिविधियों को जब समाचारों में देने का प्रयास आता है समय, तो उसमें देखते हैं एक तो राष्ट्रीय युवा उत्सव, एक बड़ा आयोजन हर साल NYK द्वारा किया जाता है, और उसके अलावा एक जो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियाँ होती है वो आपका राष्ट्रीय एकता शिविर होता है। इन दोनों के बारे में विस्तार से बताइए। राष्ट्रीय युवा उत्सव के बारे में सबसे पहले इसलिए भी मैं उत्साह के साथ बताना चाहूँगा कि दरअसल राष्ट्रीय युवा उत्सव पहला मेजबानी मध्य प्रदेश की थी। 1995 में। इसकी जो रूपरेखा वो ये थी कि खेलों का महोत्सव बहुत होता है अपने देश में, राष्ट्रीय खेल, ये खेल वो खेल, लेकिन आप देखेंगे कि सांस्कृतिक उत्सव नहीं थे। 1995 के पहले होते थे, लेकिन जैसे फिल्म वालों का हो गया या क्षेत्रीय विशेष पे हो गया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं का सांस्कृतिक महोत्सव नहीं था। तत्कालीन मंत्री जो हैं इत्तेफाक से मध्य प्रदेश के ही थे, वो बहुत इन सब गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक ये खाका तैयार किया कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि विलुप्त प्रजातियां जो अपने नृत्यों की हैं, गतिविधि गीतों की है, भाषण की है, ये सब डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले 1995 में युवा उत्सव की स्थापना हुई, जिसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति जो इत्तेफाक से मध्य प्रदेश के थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने ही भोपाल के ही स्टेडियम में शुरू किया था। और आश्चर्य होगा कि 20,000 की अपने स्टेडियम TT नगर कैपेसिटी में लगभग 30,000 लोग थे। बाहर इतना क्राउड हो गया कि संभालना मुश्किल हो गया। तो युवा उत्सव का यहाँ से शुरुआत हुई। तो ये बताइए कि आज 20 साल हो गए उस बात को, आज 2015 में हम बात कर रहे हैं, तो आज जो इस वर्ष का 2015 का युवा उत्सव है वो NYK कहाँ और किस तरह आयोजित करने जा रहा है? आपने प्रश्न किया। इस साल हम लोग बिल्कुल, जैसा कि हमारे देश में आपको ध्यान हो कि पूर्वोत्तर राज्यों में अक्सर आरोप लगता है इस देश में कि वहाँ के लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता। सौभाग्य से हमारे जो युवा खेल मंत्रालय के मंत्री जी हैं, वो सर्बानंद जी ने इस बार गुवाहाटी में युवा उत्सव का आयोजन रखा है, जो 8 तारीख से शुरू हुआ है और आज 12 तारीख को
समापन की ओर होगा और इसमें राष्ट्रीय स्तर की तमाम युवाओं की प्रतिभाएं आई हैं और वो यहाँ पर कार्यक्रम करेंगी। जी हाँ। आपने भी कई राष्ट्रीय युवा उत्सवों में भागीदारी की होगी और देश के विभिन्न भागों से युवा एकत्र होते हैं जो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उन सब का कुल मिला के क्या प्रतिक्रिया रहती है इस आयोजन में सम्मिलित होकर? मुझे लगता है कि वो तो असीम खुशी होती है उनको, क्योंकि अब मैं आपको एक घटना सुनाना चाहूँगा कि 1995 में आपको याद हो एक ज़माना था तीजन बाई का। वो जब पंडवानी लोक कलाकार थी उस समय मुझे याद है ये युवा उत्सव जब 95 का हम लोग भोपाल में कर रहे थे तो ये हुआ कि भाई युवा कोई ऐसा हो जो पंडवानी कर सके। अब इसकी खोज करना थी, चूँकि युवा उत्सव है तो साहब भिलाई में हमने खोजा तो एक रितु वर्मा करके एक 14 साल की लड़की प्रैक्टिस कर रही थी। वो रितु वर्मा, आपको आश्चर्य होगा, हमने जब यहाँ स्टेज दिया उसको, यहाँ पे उसने अपना प्रोग्राम दिया, उसके बाद से वो तीजन बाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा नाम रितु वर्मा का चल रहा है। तो आप जब भी उनसे बात होती है आप उनसे पूछिए तो वो यही कहेंगे साहब कि नेहरू युवा केंद्र ने हमें जो राष्ट्रीय उत्सव में मौका दिया उसका हमें आज जो लाभ मिला है। अब आप कुछ जानकारी हमें राष्ट्रीय एकता शिविरों के बारे में दीजिए जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से युवा आते हैं, उन्हें वैचारिक आदान प्रदान का अवसर मिलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने का अवसर मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना कितनी पुष्ट होती है? 1992 में हमने विदिशा में एक छोटा सा राष्ट्रीय एकता शिविर शुरू किया था। तो महाराष्ट्र का एक नासिक जिले का बहुत छोटा सा गांव है जहाँ की एक लड़की है जकिया, वो आई थी और मुझे लगता है 92 से लेके अभी तक में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 कितने साल हो गए, 24-22 साल हो गए। आज भी वो प्रतिभागी हमारे कई युवाओं से जुड़ी हुई हैं और लगातार उनकी फ़ोन में बातचीत होती है। मेरी समझ से उनकी उम्र इस समय 45 से 50 के बीच होना चाहिए। ऐसे ही गुवाहाटी से तो होता यह है कि इस 5 दिन और 7 दिन के कार्यक्रम में हर एक क्षेत्र के युवाओं को हम लोग जो प्रतिभागी कराते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि जिस राज्य के आप हो, आप दूसरे राज्य के प्रतिभागी को आप अपनी भाषा का आदान प्रदान करो। तो वो एक दूसरे के शब्दों को सीखते हैं, कपड़े पहनने का, खाना खाने का, उनका सबका एक समावेश होता है और ये कहीं न कहीं जाके जो अलगाव की भाषा चलती है उससे कहीं उन बंधनों को, उन वर्जनाओं को तोड़ के और ये सब इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और 2014 में गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की घोषणा की है। पूरे देश में इसको बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। सेलिब्रिटीज से लेके आम आदमी तक सब लोग इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम अपने देश को खुद साफ सुथरा अच्छा बनाएं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि NYK की इस पूरे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में क्या भूमिका रहेगी? को बताएं कि मध्य प्रदेश के हमारे 10,000 युवा मंडल और महिला मंडल, जिसमें कम से कम आप मान के चलें कि 5 से 7 प्रतिभागी तो होते ही हैं। एक साथ हम लोगों ने 2 अक्टूबर को ये तय किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री के निर्देश पे, कि ठीक 10:30 बजे से 1 घंटे साफ सफाई अभियान करेंगे। और खुशी की बात है हमारी रिपोर्ट मंत्रालय को गई है कि 10,000 यूथ क्लबों ने एक साथ सफाई का अभियान किया। और आपको बताएं कि हफ्ते में 1 दिन आज भी हमारे युवा मंडल इस सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं, जिसका हमारे यहाँ प्रतिवेदन हर माह निरंतर आता है, जिससे हमको जानकारी मिलती रहती है कि कभी अस्पताल में, कभी स्कूल में, कभी पंचायतों में, कभी सड़क पे, यहाँ तक कि जो हैंड पंप होते हैं वहाँ तक हमारे युवा सफाई अभियान में जुड़े हैं। और ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है हमारे देश के लिए कि जिस चीज़ को हम खुद दूसरों के लिए तो कहते हैं पर करने में संकोच करते हैं, अब वो संकोच मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने इसको तोड़ा है। और अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये संकोच होता है कि कहीं पे कचरा पड़ा है तो हम इसको हटाएं कि नहीं हटाएं। सारी झिझक दूर हो गई और खुद ही जो है वो साफ सफाई करने लगते हैं।
जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े जितने भी क्लब हैं, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, वो सारे युवा राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे को और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अन्य मुद्दों पे अपनी उतनी ही सक्रिय भागीदारी आगे भी जारी रखेंगे। एक चीज़ एनवाईके के संदर्भ में और जानना चाहेंगे कि एनवाईके द्वारा युवाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण और सामुदायिक विकास में उनकी भागीदारी के साथ साथ आप खेल गतिविधियां भी निरंतर संचालित करते हैं। तो इन खेल गतिविधियों का क्या सार्थकता आपको नजर आती है? खेल गतिविधियों से जब ग्रामीण क्षेत्र में हम युवाओं को जोड़ते हैं, वहाँ का क्या अनुभव है आपका? बिल्कुल बताना चाहेंगे हम। एक तो आप ये जान लें, जैसा आप भी रहे हैं, बचपन में आपने भी युवा हुआ देखे होंगे कि हम अगर किसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी कार्यक्रम में बोलते कि आ जाओ, तो मुश्किल से 10-20 आते हैं। लेकिन आप कह दो कि आज वॉलीबॉल मैच है, तो आप देखेंगे कि इकट्ठी 10-20 लड़कों की टीम आ जाती है। और जब हम लोग ग्रामीण खेल कूदों में काम करते तो आपको बताएं, हम बहुत छोटे छोटे खेल लेते हैं, रस्सा कसी जैसे गेम लेते हैं जिसमें कम्युनिटी जुड़ती है। अब हम उसमें एक बात जरूर रखते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर के नियमानुसार होना चाहिए उनको हम हटा देते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर रखते हैं। अगर 15 की टीम बन रही है तो बनने दीजिए, लेकिन हार जीत में उनको ये हौसला मिलता है, इकट्ठे होने का अवसर मिलता है और खेल का उत्साह मिलता है। आप आश्चर्य करोगे कि अगर हमने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई एक पंचायत स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे रस्सा कसी प्रतियोगिता करनी है, तो आप आश्चर्य करोगे 20-20, 25-25 टीमें जुड़ती हैं। और केवल युवाओं की नहीं, युवतियों की टीम जुड़ती है। ऐसे वॉलीबॉल में, ऐसे खो खो में, ऐसे कबड्डी में, इवन हम तो बहुत छोटे खेल भी ले लेते हैं। आप कह करेंगे महिलाएं खेलती हैं वो सतोलिया, एक वो गेम वाला, उसको भी हम करते हैं। एक और गेम आप सुने होंगे जो विलुप्त सा हो गया, अट्ठी चंदा, इवन हम उसका भी प्रतियोगिता करा देते हैं। तो इससे क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे लोगों का जुड़ाव होता है और एक मूल जो सिर्फ काम और तनाव और इन सब चीज़ों से लिप्त होता है आदमी, उनसे हट के 2-4 घंटे मनोरंजन में अपना समय बिताता है, जिससे उनको नई ऊर्जा मिलती है और नए ऊर्जा के साथ काम करने की उनकी क्षमता बढ़ती है। बताइए, आप तो वर्षों से 2 दशक से अधिक समय से नेहरू युवा केंद्र संगठन की सेवा में हैं और निरंतर आपका पूरे वर्ष भर ही युवाओं से सतत संपर्क बना रहता है, बहुत करीब आप उनके रहते हैं। एक चीज़ जानने की बड़ी दिलचस्पी है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं? आपके सामने जब बातचीत करते हैं, लोगों बच्चों युवाओं से इंटरेक्शन करते हैं, उनकी जो मुख्य दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो क्या सामने आती हैं? बहुत गंभीर समस्याएं हम आपको बताना चाहेंगे उनके युवाओं के साथ। आप एक चीज़ पाएंगे जो हमें भी कष्टदायी है, हालांकि मैंने राजगढ़ ज़िले में जब मैं हूँ तो भोपाल के साथ मेरे साथ राजगढ़ भी चार्ज में एक गांव है जामुनिया गोप चौहान। मैं जब शुरू में वहाँ ज्वाइन किया तो मैंने एक देखा कि युवाओं के पास कोई कार्य नहीं होता है, खेती बाड़ी करके फुर्सत हो जाते हैं, तो वहाँ शराब और नशे की लत बहुत हो गई थी। मैंने बीड़ा उठाया और उस समय हमारी एक तत्कालीन उपाध्यक्ष थी, उनके साथ हमने शपथ कराई और धीरे धीरे उनको हमने समाज सेवा से जोड़ना शुरू किया। पहले तो बड़ी तकलीफ गई, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि नशे की लत से वो मुक्त हो गए। होता ये है साहब कि जब युवाओं के पास कोई कार्य नहीं होता तो निश्चित रूप से वो गलत रास्तों को चुनता है। अब रोजगार की कमी है, खेती एक निश्चित समय की होती है, उसके बाद उनके पास काम नहीं बचता है। ऐसे समय में उनको एक तो काम की ज़रूरत होती है जो पलायन के साथ नहीं हो सकता है, दूसरा मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं तो गलत दिशा में जाते हैं, तीसरा समाज में किस तरीके का काम करना है, किस तरीके से समाज को और गांव को अच्छा रखना है, इसको बताने वाला नहीं होता है। तो उनको एक तरीके से एक माइलस्टोन जिसको कहना चाहिए, एक उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति या जो उनको मोटिवेट कर सके, एक उसका बहुत बड़ा अभाव होता है, जिसके कारण वो आलस, मरीज और नशे से लिप्त और इन सब की प्रताड़नाओं से वो भर जाते हैं। तो अवसाद की दृष्टि में उनको अंदर जाना पड़ता है, वो युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। और ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को नशे की सामाजिक बुराई से मुक्त कराने के लिए भी क्या नेहरू युवा केंद्र की ओर से सार्थक पहल की जाती है? उन्हें आगे मोटिवेशन या उस चीज़ से दूर रखने के लिए प्रेरित करने के लिए? आपको मैंने उदाहरण दिया जामुनिया गोप चौहान जैसे गांव का, जहां आज एक भी युवा क्या, वहां तो पूरे गांव में कोई शराब पीता ही नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे जगह ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, हमारे युवा कार्य कर रहे हैं। समस्या जाती है, कठिनतम काम है,
पर आपको एक शेर कहना चाहूँगा कि हमारे यूथ कैसे मोटिवेट होते हैं कि पत्थरों के जिस्म में आबे रवां बोलता है और प्यासा है तो तरास ले, इसमें दरिया बोलता है। तो साहब हम तो पत्थर तोड़ने वाले हैं, तोड़ रहे हैं, लगातार युवाओं को जागृत कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम सफल भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं धीरे धीरे। ग्रामीण क्षेत्रों का जो युवा है, जो वो स्कूलिंग करके उच्च शिक्षा की तरफ आता है तो तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर कॉलेज में प्रवेश लेता है जहां महाविद्यालयीन शिक्षा की सुविधा लेता है, मगर ग्रामीण क्षेत्र के युवा जब अपनी इस शिक्षा को पूरी करने के बाद में वापस जब गांव में लौटते हैं तो उनके पास अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के क्या अवसर होते हैं, उनके लिए रोजगार अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है और इसमें खादी ग्रामोद्योग, कृषि, सहकारिता, इनसे जुड़े उपक्रम क्या उनकी मदद कर सकते हैं, दुग्ध पालन उनकी क्या मदद कर सकता है, पशुपालन उनकी क्या मदद कर सकता है, इन सारी परिदृश्य में आपका अपना वर्षन क्या है और किस तरह से हम युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए ही रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, इस बारे में आपकी अपनी राय क्या है? आपको बताएं, सबसे बड़ा सौभाग्य की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री का एक जो श्रम रोजगार योजना है जिसमें युवाओं को 1 लाख से लेके 25 लाख 30 लाख तक उनको अनुदान और ऋण मिलता है रोजगार स्थापित करने के लिए, चाहे वो जिस विभाग का हो उसको उनको दिया जाता है। और अपने मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योजना भी लागू हो गई है जिसमें बहुत सारे युवा अब छोटे छोटे उद्योग से लेके ईंट बनाने, आपको मक्खन बनाने, दूध डेयरी खोलने, इवन सिलाई सेंटर का डेवलपमेंट करने, ईंट भट्टा लगाने, रेस्टोरेंट चलाने, इवन छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग आपको बताएं हम कि सिलाई मशीन के कलपुर्जे फिट करके मशीन बना के बेचने, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, इन सब के लिए आप तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारा अनुदान दे रही है, लोन दे रही है और युवा इससे बहुत आगे जुड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो विशेष तौर पे बताएं हम कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो युवाओं के लिए पूरा एक माहौल सा बना दिया है जिसमें हर साल जिले को निश्चित लक्ष्य दिया जाता है और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बाकायदे बैंकों की मीटिंग होती है, कलेक्टरों के ऊपर निर्देश जारी होते हैं और उसमें हम लोग भी सदस्य होते हैं जो हम युवाओं को पैरवी करके उनको ऋण और अनुदान दिलवाते हैं। ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आपकी NYK की गतिविधियों का आप आने वाले समय में और क्या विस्तार देने जा रहे हैं? जी हाँ, अभी हम आपको बताएं हमारे निदेशक जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसमें अभी तक हम लोगों ने विशेष तौर पर HIV एड्स पे बहुत काम किया है इस प्रदेश में और इस पे सफलता भी मिल रही है। उसी तरीके से इस साल हम लोगों ने कैंसर उन्मूलन और जागरूकता कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है और हम जिसकी शुरुआत हम इसी युवा दिवस पर 12 जनवरी से शुरू कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक मुहिम सी चलाएंगे। कैंसर अकेले कैंसर नहीं होगा, आप समझ सकते हैं कि कैंसर क्यों होता है, किन कारणों से होता है। जब हम ये जागरूक करेंगे तो उसके साथ 2-3 चीज़ें जुड़ जाएंगी। एक तो नशा मुक्ति जुड़ जाएगी, दूसरा समाज की एक बहुत बड़ी जो दुखद बात है कैंसर से मरने और जीने की, उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। इसके लिए हम जागरूक करेंगे। अच्छा, अन्य देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई सामाजिक कुरीतियां आज भी भारत में प्रचलित हैं। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं अलग हैं, ग्रामीण क्षेत्र का जीवन अलग है, विकास की राह के साथ में लोगों का तादाद में उतना अभी बनना चाहिए जिस स्तर तक उतना बन नहीं पाया है। तो इन सारे जो सामाजिक सरोकार हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनमें युवाओं की और सक्रिय भागीदारी हो, क्योंकि आने वाले समय में वही वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, वहीं के वो पंच बनेंगे, वहीं के सरपंच बनेंगे, वहीं से वो विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब आप युवाओं से वहाँ बातचीत करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से, तो उनमें क्या सकारात्मक भाव आता है अपने जज्बे को लेकर, अपने हौसलों को लेकर? बहुत ज़्यादा आता है साहब, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शहरी युवाओं से कहीं ज़्यादा ग्रामीण युवा नेतृत्व के मामले में जागरूक है, बिल्कुल जागरूक है। और अभी आप देखें कि ये अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं, वो नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि 60 से 70% युवा ही चुनाव जीते। और अभी जो जनपद के चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उसमें भी अधिकांशतः
सब आप देखेंगे कि 40 के नीचे की उम्र के युवा ही चुनाव लड़ने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनको बहुत जानकारी है और नेतृत्व के लिए बहुत उत्साहवर्धन है उनमें। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि युवा आज के समय में, एक तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले मीडिया को, और मीडिया में ख़ास तौर से आपके दूरदर्शन को, क्योंकि दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो गांव-गांव तक जाता है और युवाओं को बहुत जागरूक करता है, बहुत सारी जानकारियां देता है। आप देखेंगे कि शहरी युवा से कहीं ज़्यादा ग्रामीण युवा मतदाता जागरूक है, वही वोट डालने जाता है अपेक्षाकृत शहरी युवा मतदाता के। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि युवा सतर्क है, युवा जागरूक हो रहा है, और आने वाले समय में इस देश का ग्रामीण युवा भी बहुत समझदार युवा होकर निकलेगा और विश्व में नेतृत्व में अपना सहयोग देगा। चलिए शुक्ला जी, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं, और ख़ास तौर पे कि भारत में युवाओं की जो नई पीढ़ी है, ख़ास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर आ रही है, वो अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर, अपने दायित्वों को लेकर, विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत अधिक और सतर्क होंगे, और आने वाले समय में हम भारत को एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सफल होंगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि भारत सरकार से और हम अपने युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में आतंकवाद और सीमावाद और ये सब चल रहा है, तो मैं ग्रामीण युवाओं से खास तौर से अपेक्षा चाहता हूँ कि वो अनुशासन और व्यवस्था के साथ साथ एक सैनिक आंशिक प्रशिक्षण के लिए आगे आएं और तैयारी करें। जरूरी नहीं है कि हम देश में सिपाही बन के लड़ें, हम अपने आप में अनुशासन रखें, अपने समाज को अच्छा करें, अपने सिस्टम को अगर हम ठीक करना जान लेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम विश्व में अपने देश को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। तो कुल मिला के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर भारत में युवा दिवस के सिलसिले में युवाओं के वर्तमान परिदृश्य के बारे में नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला से काफ़ी महत्वपूर्ण और सार्थक बातचीत रही। आमने सामने कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर किसी एक महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।